नमस्कार मित्रों, मैं मुन्ना कुमार तिवारी। आज मैं अपने मोतिहारी शहर में जाने माने सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विवेक कुमार, जो कि अस्थमा एवं एलर्जी रोग विशेषज्ञ हैं, मोतिहारी समय में बहुत लंबे समय से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और इस ठंड के मौसम में मतलब इतना जितना परेशानी होता है अस्थमा के एलर्जी के मरीजों को, तो आज कुछ जानते हैं इनसे कि कैसे इससे बचा जा सकता है, इसका प्रिकॉशन कैसे किया जा सकता है। तो हम अभी डॉक्टर विवेक कुमार के साथ हैं। आइए जानते हैं विवेक सर से कि कैसे मरीज इससे बच सकते हैं अस्थमा इस ठंडी के मौसम में। विवेक सर। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद मुन्ना जी, क्योंकि आप इस कड़ी में जुड़ रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोग अधिक से अधिक मरीजों तक अपनी बात को रख पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि ठंड के दिनों में मरीजों को परेशानी ज़्यादा झेलनी पड़ती है और ये परेशानी एलर्जी और अस्थमा के रोगियों को थोड़ा ज़्यादा ही झेलना पड़ता है। तो बेसिकली दो कारण हैं जिससे एलर्जी, अस्थमा, सीओपीडी या दमा के मरीजों को मुश्किल बढ़ जाया करता है। पहला है प्रदूषण और दूसरा वायरल इन्फेक्शन, खास करके वायरल इन्फेक्शन लगने के कारण बुखार होना। तो प्रदूषण से बचाव, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। प्लस अगर आप मॉर्निंग वॉक के शौकीन हैं तो जब तक ओस रहे या कुहासा रहे आप घर से बाहर ना निकला करें। आप इंडोर वॉकिंग को प्रेफर करें। दूसरा है कि एक अच्छे क्वालिटी का मास्क का इस्तेमाल करें, जैसे N99 मास्क हो गया। आजकल ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स पे आप इसको घर बैठे मंगा सकते हैं। अगर बाहर निकलना ही है तो एक अच्छे क्वालिटी का मास्क लगाकर बाहर निकलें। एयर कंडीशनर्स जो रूम है वो डेफिनेटली बेटर है, लेकिन हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो घर में इंडोर पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश करें, जैसे मच्छर मारने वाली अगरबत्ती ना जलाएं और ऑल आउट जैसे चीज़ों को भी दमा के रोगी परहेज करें। एक स्टडी में पाई गई कि एक मच्छर मारने वाली अगरबत्ती अगर आप रात में जला के सोते हैं तो लगभग 100 सिगरेट के बराबर धुआं उसमें से आप कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, इंडोर वॉक करें, अच्छे क्वालिटी का नेजल मास्क इस्तेमाल करें। दूसरा है वायरल इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का मतलब फीवर आना। तो हो क्या रहा है कि अपने हिंदुस्तान में 6 सीजन्स हैं, यानी कि 6 ऋतुएं हैं, जिसमें से 3 तो बहुत कॉमन सभी जानते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। 3 और शिशिर, हेमंत और बसंत। तो 12 महीने का एक साल और 6 ऋतुएं हो गई। तो हर 2 महीने पे एक ऋतु संधि है, यानी कि सीजनल चेंजेज हो रहा है। तो ये सीजनल चेंजेज 15 दिनों के लिए हर 2 महीने पे, और इस दौरान हवा में वायरल लोड ज़्यादा होता है। तो जो भी क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित मरीज हैं, जो भी क्रोनिक बीमारी से ग्रसित मरीज हैं, उनको वायरल इन्फेक्शंस होने के कारण परेशानियां बढ़ जाया करती हैं। सपोज कि कोई दमा का मरीज है, वो इन्हेलर ले रहा है, तो अगर बाकी दिनों में एक पफ इन्हेलर सुबह और एक पफ शाम लेने से काम चल जाता है, वो वेरी वेल कंट्रोल्ड है, लेकिन इन्फेक्शन लग जाने पे वही इन्हेलर अब काम नहीं करता है, तो उसे अपना डोज बढ़ाना होता है और ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तक वो बढ़ा सकते हैं, 2 पफ सुबह, दोपहर, शाम, रात। लेकिन बढ़ाने से पहले अपने फिजिशियन से या अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से, या अगर आप किसी एलर्जी स्पेशलिस्ट के अंडर केयर में हैं तो अपने डॉक्टर से मिलकर और उसको एक बार आप कंफर्म जरूर कर लेंगे कि आपके एज के अनुसार और जो इन्हेलर आप यूज कर रहे हैं उसको आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, क्योंकि हर एक इन्हेलर का एक मिनिमम और एक मैक्सिमम ये डोज हुआ करता है। तो रूटीन वे में जब तबीयत ठीक हो रही हो उस समय हम लोग एक मीडियम डोज ले रहे होते हैं। तो थोड़ी बहुत परेशानी होने पे दवा के डोज को खुद से बढ़ा के आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और अधिकांश ओपीडी विजिट को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर डोज को बढ़ाने के बाद भी आराम नहीं हो तब तो निश्चित तौर पे डॉक्टर से मिलना चाहिए।
लेकिन कितना डोज बढ़ाना है ये भी आपको अपने डॉक्टर से मिलकर पहले से तय कर लेना होता है। इसको बोलते हैं रिटेन अस्थमा एक्शन प्लान। तो हर एक अस्थमा के मरीज के पास एक रिटेन अस्थमा एक्शन प्लान होना चाहिए, जिसमें ये मेंशन रहता है कि मैक्सिमम कितना डोज तक आप जा सकते हैं। दूसरा है वैक्सीनेशन। तो डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीनेशंस आर देयर, लाइक जीभ के नीचे रखने वाली दवा सबलिंगुअल बैक्टीरियल लाइसेट है, देन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, देन निमोनिया वैक्सीन है। एक तो आप जब भी नेक्स्ट अपने डॉक्टर के यहाँ जाएं आप इनकी चर्चा करें, ताकि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, निमोनिया का वैक्सीन आप ले लें। तो अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपने निमोनिया का वैक्सीन ले लिया तो ऐसी बात नहीं है कि आपको निमोनिया नहीं होगी, लेकिन कंपेयर टू अनदर पेशेंट जिसने इन्फ्लुएंजा का या निमोनिया का वैक्सीन नहीं लिया है, उन्हें अगर निमोनिया होता है तो हो सके कि उन्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़े, उनके ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफ़ी हेवी हो, और बनस्पत जिसने वैक्सीन ले लिया है वे ओपीडी बेसिस पे ठीक हो जाएं और उनके ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम आवे, उन्हें भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो लाइफ स्पैन भी बढ़ती है। और इन्फ्लुएंजा वाला जो वैक्सीन है ये 1 साल के लिए इफेक्टिव होता है। तो जिस साल हम लोग इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट मंथ उसको रिपीट करना होता है और बाद में साल में एक बार उसको लेना होता है। तो जाड़े के दिनों में गुनगुना पानी पिएं, ज़्यादा गर्म पानी न लें, केवल पानी की ठंड खत्म हो जाए ऐसा देखें। इंडोर वॉक करें, नेजल मास्क का यूज करें, इंडोर एयर पॉल्यूशंस को रोकें, वैक्सीन्स लें, अपने इनहेलर्स के मैक्सिमम डोज को याद रखें, रिटेन अस्थमा एक्शन प्लान तैयार रखें। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखें तो हम ठंड के प्रकोप से सर दर्शकों को थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए कि क्या ठंडा के दिन में खाने पीने की में भी सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको अस्थमा है या सीओपीडी है या एलर्जी है, उन पेशेंट को ठंडा के दिन में क्या खाना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए जिससे मतलब उसमें कंट्रोल रहे? तो अगर कुछ हाँ, देखिए ये जो दुविधा है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये सारी बिना इसके तो कोई कंसल्टेंसी पूरी होती ही नहीं है। जी। तो पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि दम्मा एक सांस की बीमारी है, हवा की बीमारी है, तो अधिकांश मरीजों में खाने पीने से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, अगर उन्हें कोई साथ में और भी बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज हो गई या ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई या कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो उनसे एसोसिएटेड जो परहेज है उसे तो वो जरूर करें। जैसे अगर डायबिटीज है तो भात का, आलू और मीठी चीज़ों को कम इस्तेमाल करें, और डेली पैदल घूमने पर, टहलने पर ज़्यादा ध्यान दें। ब्लड प्रेशर वाले लोग भी, हार्ट वाले लोग भी रेड मीट का यानी कि मटन का इस्तेमाल कम करें। अगर वो नॉन वेज के शौकीन हैं तो चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा खाइए और बार बार खाइए, और एक बार में भरपेट ना खा के हल्के हल्के और बार बार लें। दूसरा क्या है कि अस्थमा के जो मरीज हैं, ऐसा जैसे मैंने बताया कि ये एयर बॉर्न एलर्जेंस के कारण होते हैं, यानी कि ये सांस की बीमारी है ना, तो हवा में जो धूल कण हो गए या धुआं हो गया या फिर पॉलेंस हो गए, पॉलेंस मतलब कि पराग, या जो काई फफूंदी हो गया, तो उनसे, तो इसके लिए आपको अपना एलर्जी टेस्ट कराना होगा। एलर्जी टेस्ट करा के आपको कंफर्म करना होगा कि आपको पार्टिकुलरली किस चीज़ से एलर्जी है, उससे परहेज करना होगा। एक कंसेप्ट है पॉलन फूड सिंड्रोम, जिसमें मरीज को एलर्जी तो है किसी खास पॉलन से जो कि हवा में है, लेकिन उसका क्रॉस रिएक्टिविटी हो रहा है किसी फूड आइटम से। तो उस फूड आइटम को खाने पे कंठ में खसखसाहट की समस्या, पेट में गैस बनने की समस्या, और कभी कभी रेयरली दम फूलने की समस्या हो सकती है, जिसको किसी एलर्जी स्पेशलिस्ट के अंडर में उसको आइडेंटिफाई किया सकता है। और उस पॉलन को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इम्यूनोथेरेपी के द्वारा आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दमा के मरीजों को अपना एलर्जी टेस्ट करा लेना चाहिए, और अगर उन्हें किसी चीज़ से एलर्जी है, तो सपोज कि किसी फ्लावर से एलर्जी है, किसी फ्लावर के पॉलन से एलर्जी है, तो जब भी उसका पॉलिनेशन का सीजन है, जिसमें फूल के खिलने का सीजन है, उस समय मॉर्निंग में
जिसमें फूल खिले। आउटडोर एक्टिविटीज को परहेज करें। धुआं से परहेज जरूरी है। तो आई थिंक कि नॉट मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा लोगों में खाने पीने की चीज़ों के कारण परेशानी होती है, लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं होती है। तो हवा और हवा में जो टेम्परेचर है, जो मौसम है, जो नमी है, उसमें कमी और अधिकता होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। आज तो बहुत सारी यूजफुल बातें आपने बताई जो दैनिक जीवन में लोगों को रोज़, जिनको अस्थमा है, एलर्जी है या किसी तरह इस तरह की सीओपीडी है, प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई कि आप इंडोर मतलब वॉकिंग करें, सुबह में जो टहल रहे हैं तो घर में ही करें, बाहर नहीं जाएं, या जाएं तो मास्क लगा के जाएं। तो आज आपने कीमती समय हम लोग के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। याद इट्स माय प्लेजर। आपने समय दिया।